तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे क्योंकि आज की जो मेरी वीडियो है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कमीशन जोग्राफी पाकिस्तान वाले आपका जो सेक्शन है ठीक है। और ये है अब आज की वीडियो सेक्शन सी की हवाले से, ठीक है। कि सेक्शन सी में ये वाले क्वेश्चन इंशाल्लाह आ सकते हैं, तो आपने इसकी क्लास में प्रिपरेशन करनी है। ऑप्शन में लिंक मौजूद है, आपने वहां से देख लेना है, ठीक है। लेकिन उसको उससे रट्टा मार सकते हैं, आप समझ नहीं सकते। तो यहाँ पे अभी आपने इस पूरी वीडियो में सही से समझना है ताकि आपको रट्टा मारने की भी जरूरत ना पड़े, ठीक है। जी, पहला सवाल आपका इंग्लिश का फिजियोग्राफिक नेचर फैक्ट, यानी कि पाकिस्तान के खित्तों के बारे में आपने बताना है। सबसे पहले फिजियोग्राफिक नेचर का क्या मतलब होता है? ये कुदरती तौर पर एक फिजिकल यानी बाहर खसूसियात होती है जमीन की। इसमें जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो इसके पास बहुत सारे तरीके की जमीनें मौजूद है, डाइवर्स लैंडस्केप मौजूद है हमारे पास पहाड़ भी हैं और मैदानी इलाका भी है, और साथ साथ सहरा भी मौजूद है, और कोस्टल एरिया जहाँ पे समुद्र जो है जमीन से टकराता है वो वाली जमीन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। यानी कि हम उसे सी साइड्स भी कह सकते हैं। लिस्ट ऑफ फिजियोग्राफिक रीजन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे आपके पास हैं जिनमें नॉर्थर्न और वेस्टर्न मौजूद है, यानी कि शुमाल मगरब के पहाड़ और बलूचिस्तान के प्लेट्यू कह लें, ठीक है। सतह मरतफा और भोटोवार का भी सतह मरतफा और नमक की जो है रेंज हमारे पास मौजूद है। इसी तरह इंडस प्लेन्स यानी इंडस के मैदान, ठीक है, इस जो के ऊपर अपर एंड लोअर दोनों में जो है डिवाइड किए गए हैं। इसी तरह डेजर्ट हमारे पास है, थर थल और चोलिस्तान का हमारे पास है, और साथ साथ कोस्टल रीजन जो कि कराची और क्या कहते हैं हैदराबाद वगैरह में मौजूद है, ठीक है। अब डीप डाइव इनटू द इंडस प्लेन्स। इंडस प्लेन्स बेसिकली क्या है? ये तमाम वो इलाके हैं जो कि मैदानी इलाके हैं जो इंडस दरिया से यानी कि दरिया सिंध से मिलते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर के लिए। इट इज फॉर्म बाय द सेट ब्राउड बाय द इंडस रिवर इंडस ट्राइब। ये सबसे पहले जो है ये क्या होता है? ये जो वाला जो दरिया इंडस, ये इन तमाम दरियाओं का पानी इस इंडस दरिया में गिरता है, ठीक है। द प्लेन इज डिवाइडेड, इसके दो पार्ट हैं। एक अपर है जो कि पंजाब में मौजूद है, और लोअर जो है वो सिंध में मौजूद है, ठीक है। फर्टाइल सॉइल एंड एग्रीकल्चर करें, इंडस प्लेन्स के जो इलाका है ज्यादा सबसे ज्यादा फर्टिलिटी वहाँ मौजूद है, सबसे ज्यादा आप वहाँ पे फसलें वगैरह उगा सकते हैं। वहाँ की जमीन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, और इस इलाके को जो हम पाकिस्तान की बैकवर्ड भी कह सकते हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि गंदम, चावल, कॉटन और शुगर केन यानी कि गन्ना वगैरह, ठीक है, बड़ी तादाद में उगाया जाता है, जिससे पूरा मुल्क जो है वो चलता है। फ्लैट टोपोग्राफी एंड कैनाल नेटवर्क हम कह सकते हैं कि फ्लैट हमारे जो मैदानी इलाके हैं, ठीक है, वहां पे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। और पाकिस्तान एज कंट्री हमारा वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनाल इरिगेशन सिस्टम, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो कैनाल सिस्टम होता है वो यहाँ पर भी मौजूद है। कैनाल जिसको नहीं पता, दरियाओं से देखा होगा आपने, लंबी लंबी लाइंस हम पानी की निकालते हैं, ठीक है, तो उसे हम कैनाल कहते हैं। द फ्लैट लैंड अलाउ रिवर वाटर, ठीक है, जो बिल्कुल मैदानी इलाके जो बिल्कुल सीधी जमीन जहाँ पर होती है, तो वहां पर दरिया से पानी आसानी के साथ जहाँ हमें फसलें हमारी मौजूद है वहां तक लेके जाए, तो वहां पे जहाँ पे बारिशें कम होती हैं तो कनाल की हेल्प से हम वहां तक पानी को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा उसके बाद है पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, क्योंकि जमीन लैंड है, फर्टाइल भी है, यानी कि जरखेज भी है, और बहुत ज्यादा पानी भी वहां मौजूद है, तो इसलिए ज्यादातर जो आबादी होगी वो कहाँ होगी? वो पॉपुलेशन एरियाज उन्हीं इलाकों के इर्द गिर्द रहेंगे, बहुत सारी आबादी वहीं रहेगी, ठीक है। तो ज्यादातर इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक शहर अगर हम देखें तो सबसे पहला लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और हैदराबाद, ठीक है, ये तमाम इन रीजन में मौजूद है, तभी यहाँ की आबादी भी बहुत ज्यादा है। वहाँ पे रोड्स भी बनाए गए हैं, और साथ साथ रेलवे भी बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, द इंडस प्लेन्स कंट्रीब्यूट द मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान जीडीपी थ्रू एग्रीकल्चर। पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीडीपी जो हमारी मुल्क की जीडीपी है, यानी कि एक साल में एक मुल्क कितने पैसे कमाता है, ठीक है, इस तरह से हम जब काउंट करें तो हमारी जीडीपी कहलाती है। इसमें कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा जीडीपी के में पाकिस्तान एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के सेक्टर के से सबसे ज्यादा कमाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर भी क्या करता है? जैसे वो फसलें वगैरह जो उगाते हैं वो बाहर में बेच के पैसे कमाते हैं। जिस तरह इंडस्ट्रियल चीजें जैसे कि टेक्सटाइल, कपड़े वगैरह, कालीने वगैरह, ये सब बना के जो है हम उससे जरिए मुबादला हासिल करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंट्री टेक्सटाइल मिल्स एंड फूड प्रोसेसिंग डिपेंड डायरेक्टली ऑन द रॉ मटेरियल ग्रोन इन गेट फर्टाइल रीजन, ठीक है। वो कहने के ज्यादातर हमारे मुल्क में जो इंडस्ट्रीज वगैरह है वो डिपेंड करती हैं अपने ही मुल्क के रॉ मटेरियल पे, उसी से वो चीजें तैयार करती हैं, और फिर वही चीजें तैयार होने के बाद बाहर मुल्क जो है वो बेची जाती है। सवाल है कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितने तरीके के जंगल पाए जाते हैं? डिस्क्राइब द कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, यानी कि कमर्शियली अगर हम पैसे कमाने के जरिए से देखें तो क्यों इतने ज्यादा माशी तौर पर हमारे जंगल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, पहले हम डेफिनेशन दे देते हैं कि फॉरेस्ट आर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स फॉर एनी कंट्री। किसी भी मुल्क के लिए फॉरेस्ट जंगलात बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। पाकिस्तान में फॉरेस्ट जो है वो सिर्फ एक बहुत कम तादाद में, क्योंकि फॉरेस्ट मौजूद है, जंगलात बहुत कम तादाद में मौजूद है, थोड़ा सा एरिया जो है वो हमारे मुल्क का कवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट और एल्टीट्यूड की वजह से जो है ये सबसे ज्यादा इन पर असर करता है।
अब आ जाते हैं इनके टाइप्स पे। अल्पाइन एंड सब अल्पाइन फॉरेस्ट, ये क्या होते हैं? ये तमाम वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड यानी कि ज्यादा ऊंचाई पे मौजूद होते हैं, और ज्यादा ये नॉर्दर्न साइड में मौजूद है, जैसे कि चित्राल, देर, सवात वगैरह में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, एक्सट्रीम कोल्ड होता है और बहुत ज्यादा स्नो पड़ती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, ये वाले जो दरख्त होते हैं वो उधर की जमीन को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, वेन स्नो मेल्ट। उसके बाद कंट्रीज और सब ट्रॉपिकल रीजन। सेकंड हमारा है, ये ज्यादा कूलर, ये भी सेम वही कूलर माउंटेन्स जैसे कि मरी वगैरह, एबटाबाद है और काकान वैली, इन जगहों पे ये पाए जाते हैं ज्यादातर। इनके जो पत्ते होते हैं वो कोन शेप के होते हैं, जैसे ये पाइन और फेर वगैरह की तरह। ठीक है, और दे प्रोवाइड एक्सेलेंट क्वालिटी फॉर सॉफ्ट टिम्बर। ये सबसे अच्छी लकड़ी जो है इनसे यहाँ से मिलती है, जो कि कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम में इस्तेमाल होती है, और साथ साथ फर्नीचर बनाने के लिए भी काम में इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है रिवराइन और मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, रिवराइन फॉरेस्ट क्या होते हैं, इसे हम बेला फॉरेस्ट भी कहते हैं, जो कि ज्यादातर दरिया सिंध के इर्द गिर्द पंजाब और असम के इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, और मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो ज्यादातर कोस्टल एरियाज यानी कि वो इलाके जहाँ पर समुंदर और जमीन जहाँ पर मिलती है, ठीक है, वो तमाम इलाके कोस्टल एरियाज कहलाते हैं, और वहां पर कराची और मकरान में ये मैंग्रोव मौजूद है। अगर आप कभी कराची में गए हो किमाड़ी वगैरह की तरफ, तो आपने वहां पे देखा होगा ये मैंग्रोव फॉरेस्ट वहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद है, जो कि हमारे कह लें अर्थक्वेक वगैरह से रोकने के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा, मैंग्रोव प्रोटेक्ट द कोस्ट फ्रॉम सी स्टॉर्म। मैंग्रोव का क्या काम होता है? वो जो समुद्र में आने वाले तूफान होता है उसको जो है बचाता है। ठीक है, उसको रोकता है। एक्टिव ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फिश, वहाँ पे जो है श्रिम्प्स वगैरह और फिश वगैरह जो है वो ज्यादा कसीर तादाद में पाए जाते हैं। सप्लाई ऑफ टिम्बर फाइबर, क्योंकि हमें फॉरेस्ट से जो है टिम्बर लकड़ी मिलती है, और आग जलाने के लिए लकड़ी हमें वहां से मिलती है। कमर्शियल में देखा जाए तो प्राइमरी सोर्स होता है सबसे बड़ा टिम्बर का, जिस वो टिम्बर, वो लकड़ी जिससे हम क्या करते हैं, घर वगैरह बनाते हैं और फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, और आग जलाने के लिए भी गांव वाले इलाकों में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, उसके बाद हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की लकड़ियां जैसे कि शीशम है और देवदार है। ठीक है, ये सारी हमें उस मार्केट में बेच सकते हैं वहां से लेके। रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री जहर है, और सबसे बड़ा जरिया होता है रॉ मटेरियल को जो है वो पहुंचाने का, पाकिस्तान में खासतौर पे। और जैसे स्पोर्ट गुड्स से सियालकोट है, वहाँ पे मुख्तलिफ लकड़ी से चीजें वगैरह बनाई जाती हैं, जैसे कि बल्ले वगैरह। ठीक है, ये चीजें आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट प्रोवाइड वुड पल्प फॉर पेपर मिल। जाहिर है वो जो लकड़ी का जो बुरादा होता है, ठीक है, वो इस्तेमाल किया जाता है मिलों में, इंडस्ट्रियों में, जहाँ पे वो पेपर बनता है। ठीक है, और साथ साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यानी कि वो जैसे कि एक जंगल है, वहां पर आपको जड़ी बूटियां वगैरह मिलती हैं, और जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करके वहां पर दवाइयां वगैरह बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इनकी इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा और लास्ट हमारा है कि टूरिज्म एंड लाइफ टूरिज्म, यानी कि टूरिज्म, जंगल खासतौर पे जो नॉर्दर्न एरियाज के हैं वो सबसे ज्यादा टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ बुलाते हैं, और वहां से हम ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ठीक ठाक मुनाफा कमाते हैं। और इसके अलावा फॉरेस्ट जो है वो ओपन होता है, खुला होता है ग्रास, घास चढ़ने के लिए, जो कि हमारे पास वहाँ के गांव के लोग जो करीब करीब के हैं वो सारे अपने जानवर वहां चढ़ने के लिए छोड़ देते हैं, और वो वहां से उन्हें जो है खाना वगैरह जानवर हासिल करते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक, आपने बताना है कौन कौन सी जराए हैं जिनके जरिए पाकिस्तान जो है वो बिजली बना सकता है, और आपने बताना है कि क्यों पाकिस्तान में आए दिन एनर्जी के क्राइसिस होते रहते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज लाइफ ब्लड ऑफ पाकिस्तान। जाहिर है किसी भी मुल्क के लिए इलेक्ट्रिसिटी के विदाउट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और कंट्री जो है मुख्तलिफ तरीकों से बिजली बनाती है, जिनमें पानी, फॉसिल फ्यूल यानी कि कोयला वगैरह हम कह सकते हैं, ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए। रिन्यूएबल एनर्जी बेसिकली जैसे वो तमाम एनर्जीज होती हैं जिससे आप यूज भी करो और वो खत्म भी ना हो, जैसे कि वाइंड एनर्जी, जैसे कि वाटर एनर्जी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें इसमें आ जाएंगी, और मिक्स ऑफ दीज आपने बताना है यहाँ पे। हाइडल पावर सबसे पहले, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइडल का मतलब होता है वाटर, यानी कि वो तमाम इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन करेंगे वो थोड़ा सा हेल्प ऑफ वाटर के जरिए की जाएगी। ठीक है, जैसे कि अब हमारे पास बड़े बड़े डैम है, जैसे कि तरबेला, मंगला और गाजी रोथा डैम। ठीक है, ये तमाम है, ये साफ सुथरे डैम है, इको फ्रेंडली होते हैं, जहाँ पर आप आराम से सस्ते में बिजली जो है वो जनरेट करते हो। आप क्या करते हो, पानी के फ्लो से, यानी कि डैम बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा प्रेशर कुछ इस तरह से नीचे की तरफ होता है, और जहाँ पे वो पानी नीचे गिरता है ना, तो वहां पे टरबाइन होते हैं, जब वो गिरता है तो नीचे टरबाइन चलते हैं और फिर बिजली बनाई जाती है। ठीक है, इसी तरह थर्मल न्यूक्लियर पावर, थर्मल पावर इज जनरेटेड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल, यानी कि हम क्या करेंगे, फॉसिल फ्यूल यानी कि गैस से, ऑयल, गैस, कोयला, इन सबको जला के जो बड़ी तादाद में हमारे पास पावर जनरेट होती है, ठीक है, उससे हम बिजली बना सकते हैं। प्रोड्यूसर लार्ज शेयर ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी, सबसे ज्यादा जो है हम इससे बनाते हैं। ठीक है, और ड्यू टू, क्योंकि हम बाहर मुल्क से फ्यूल मंगवाते हैं, ये तमाम चीजें बाहर मुल्क से आती हैं, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट, जैसे कि ये हमारे पे दो मौजूद हैं, ये हमें लॉन्ग टर्म तक सप्लाई चेन जो है वो देते हैं एनर्जी की। रिन्यूएबल एनर्जी अभी मैंने थोड़े पहले आपको बताया, और ये हमारे सेक्शन बी की शॉर्ट पे भी आया हुआ है।
कि रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारे पास कौन सी है, एक तो सोलर है जो कि हर घर में मौजूद है, वाइंड हवा की, और बायोमास एनर्जी यानी कि फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला वगैरह। ठीक है, पाकिस्तान के पास बड़ा पोटेंशियल है कि वो सोलर पावर जो है वो यूज कर रहा है, साल साल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, और अगर हवा की बात करें तो झंपर सिंध में मैंने आपको बताया था कि वो जो विंडमिल होते हैं ना, वो वहां पर मौजूद है और वो बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जो कि सस्ती भी पड़ती है। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर शटडाउन कह रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ, यानी कि जब एनर्जी क्राइसिस होता है तो हमारे इधर लोड शेडिंग जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और लोड शेडिंग होने की वजह से हमारी इकोनॉमी को ठीक ठाक डैमेज यानी कि नुकसान उठाना पड़ता है। वैन फैक्ट्रीज डू नॉट गेट कंटिन्यूस, अगर कोई भी फैक्ट्री है उसको मुसलसल इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जाएगी तो जाहिर है उसकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, और जब प्रोडक्शन रुकेगी चीजें नहीं बनेंगी, और चीजें नहीं बनेंगी तो एक्सपोर्ट कैसे करेगा। ठीक है, इसलिए ट्यूबवेल कैन नॉट पंप वाटर फ्रॉम क्रॉप, जाहिर है इसी तरह अगर बिजली नहीं होगी तो ट्यूबवेल कैसे फसलों को पानी देगा, और जाहिर है अगर पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो फसलें उगेंगी ही नहीं। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक लॉस, जाहिर है अगर बार बार पावर शॉर्टेज होती रही, फैक्ट्रियों को, लोगों को, बिजनेसेस को अगर बिजली की फराहमी नहीं हुई तो क्या होगा, फिर वो ऐसा ऐसा अपने कारोबार बंद करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार होंगे और हमारी इकॉनमी को भी, हमारी इकॉनमी को माशी तौर पर लॉस होगा। ठीक है, लाखों रुपए, बिलियन रुपए हमारे सालाना के तौर पर जो बाहर मुल्क से भी लोग हमें, हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं, और हमारे मुल्क से भी इन्वेस्ट किया जाता है अपने मुल्क के अंदर ही, तो वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेटेड बिल्स क्या होगा, ये सबसे ज्यादा इंसान मेंटली और फिजिकली जो है वो प्रेशर लेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होगी, बिजली ही नहीं है, अब क्या करेंगे, तो वही कराची वाली सिचुएशन हम कह सकते हैं। ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड ऑयल, ज्यादा से ज्यादा क्योंकि हम क्या करते हैं, बाहर मुल्क से ऑयल लेते हैं, सर्कुलर डेब्ट, हमारे इधर कर्जे भी बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी आम आदमी के लिए भी बिल देना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि मौजूदा पाकिस्तान की कंडीशन हुई हुई है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ है पाकिस्तान इकॉनमी डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। क्या पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो क्या डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे, यानी कि ज़राअत पे। ठीक है, तो क्या होता है, पाकिस्तान एक एग्रीगेटिंग कंट्री है, यानी कि एक ऐसा कंट्री है जो कि टोटली डिपेंड करता है हमारा एग्रीकल्चर पे। लेकिन राइट नाउ पाकिस्तान की जो बैकबोन हम कह सकते हैं वो है हमारी अभी इस टाइम टेक्सटाइल, क्योंकि ज्यादातर वो प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं सबसे अहम रोल है, से अंजाम दे रहा है सबसे ज्यादा सोशल इकोनॉमिक, हमें जो डेवलपमेंट हो रही है, हमारे जो कह लें मुल्क तरक्की कर रहा है, वो थ्रू द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर कर रहा है। ठीक है, एम्प्लॉइंग हमें जॉब इसमें मिलती है, और बड़ा पोर्शन हमारी जो आबादी का है वो ज्यादातर उसकी खुराक की जरूरत को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा जो है कह लें इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मेजर सोर्सेज ऑफ जीडीपी, जीडीपी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जीडीपी का क्या मतलब होता है, एक साल मुल्क में एक साल के अरसे के दौरान जितना अब प्रोडक्शन की जा रही है उसकी मौजूदा मार्केट रेट को अगर हम ऐड करें तो वो हमारी जीडीपी कहलाती है, सिर्फ एक मुल्क की बाउंड्री के अंदर अंदर। ठीक है, एग्रीकल्चर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारी मुल्क की जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, और द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी क्रॉप यानी कि वो तमाम फसलें उगाई जाती हैं जैसे कि गंदम, चावल, कॉटन आप कह लें, कपास, ठीक है, शुगर कैन यानी कि गन्ना वगैरह। ठीक है, इसके जरिए हम अपनी जिंदगी में गुजारते हैं, फिशरीज वगैरह भी इसकी थोड़ा हेल्प चलती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पॉपुलेशन कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर क्या करता है, एक सिंगल लार्जेस्ट एम्प्लॉयर पाकिस्तान की, ज्यादातर पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 35% जो है वो क्या करती है, फार्मिंग करती है, हार्वेस्टिंग करती है, सप्लाई चेन को देखती है। ठीक है, इस तरह रूरल एरियाज में तकरीबन लोग अपनी प्राइमरी सोर्स ऑफ लेवलीहुड तकरीबन 60% हिस्सा अपनी जिंदगी का खाने पीने में मदद करने पे लगा देते हैं। बैकबोन इंडस्ट्रियल सेक्टर हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जो हमारी इंडस्ट्री है मौजूदा, एंग्रो फर्टिलाइजर्स या एंग्रो बेस्ड जो कंपनीज हैं जो कि क्या करती हैं, दे डिपेंड इंटायरली, वो ज्यादातर डिपेंड करती हैं रॉ मटेरियल पे, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो सारी रिलाई करती है किस पे, लोकल कॉटन पे। इसी तरह शुगर मिल शुगर कैन पे डिपेंड करती है, यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है वो सारे डिपेंड करते हैं, इंडस्ट्रीज डिपेंड करती है टोटली अपने ही मुल्क के रॉ मटेरियल्स पर। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग सबसे ज्यादा जाहिर है फॉरेन कंट्री में हम अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं और ठीक ठाक हम पैसे कमाते हैं, जैसे पाकिस्तान के बासमती राइस, प्रीमियम कॉटन की यार्न, धागे वगैरह, टेक्सटाइल की चीजें, उसके अलावा सिट्रस फ्रूट, कीनू वगैरह। ठीक है, और मैंगो वगैरह, ये सब बाहर इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड भी है। फूड सिक्योरिटी फॉर द नेशन, जाहिर है विद पॉपुलेशन 240 मिलियन हमारे पास लोग हैं, तो जाहिर है उनकी फूड की नीड पूरा करने के लिए हमें इतनी ज्यादा फसलें उगाने की जरूरत है, एग्रीकल्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो लोकल एग्रीकल्चर फुलफिल द, हमारे जो लोकल किसान है, ठीक है, लोकल एग्रीकल्चर है, तो वहां पे तकरीबन ये डिमांड को पूरा किया जा सकता है, जिसमें बीट, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क, ये तमाम चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट, हम सबसे ज्यादा अपने मुल्क की चीजों को खरीदने के बजाय हम ज्यादातर डिपेंड करते हैं इम्पोर्टिंग फूड आइटम्स पे, यानी कि अपने घर की चीज बुरी है तो बाहर की चीज जो है बहुत ज्यादा अच्छी है तो हम उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, डू आप क्वालिटी वाइज हम इसमें ले सकते हैं। सपोर्ट फॉर रूरल डेवलपमेंट कह सकते हैं कि यहाँ पे
एग्रीकल्चर परचेज के लिए हमें सबसे ज्यादा परचेजिंग पावर इन रूरल एरियाज इंक्रीजेस, ठीक है। जी, सपोर्ट फॉर रूरल, हमें क्या करना चाहिए, रूरल जो एरियाज हमारे गांव देहात में सारे जो फसलें वगैरह लगाते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करें, उनको फैसिलिटीज दें, उनको कम कर सूद पे कर्जे दें, ठीक है। अवल तो सूद लेना ही चाहिए, तो वैसे ही उनको जो है कर्जे दें, ताकि जो फार्मर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा पैसे अपने खर्च कर सकें, ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, कहते हैं हम, कीड़े मार दवाइयों पे, कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, वो तमाम चीजों पे खर्च कर सके, इसकी वजह से उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी हो जाए, ठीक है, और साथ साथ सर्विस सेक्टर भी हमारा बेहतर होता जाए और वो ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। अच्छा, उसके बाद आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एनएचए। एनएचए क्या होता है? बेसिकली एनएचए एनएचए जो है वो आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, ठीक है। आपने मेजर हाईवे के नाम बताने, मोटरवे के नाम बताने और लिस्ट करके बताना है। चार फायदे मोटरवे के और नेशनल हाईवे के। नेशनल हाईवे से ज्यादा फायदेमंद क्यों मोटरवे जो है वो ज्यादा अच्छा है, और डिफरेंस बताना है आपने एम सीरीज और एन सीरीज हाईवे का। एनएचए एक फेडरल बॉडी है, एक वफाकी जिम्मेदारी है, जिसमें क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, ऑपरेट करते हैं इसे, और मेंटेन करते हैं तमाम नेशनल हाईवे जैसे कि मोटरवे और फिर रोड वगैरह को, तमाम चीज़ों को देखते हैं कि वो सेफ रहें, एफिशिएंट, मतलब आप उसको फुली यूटिलाइज किया जाए, यूज किया जाए, और वेल कनेक्टेड हो के, मतलब पूरी या पाकिस्तान को इस तरह से जोड़ा जाए जिसमें आप पब्लिक प्राइवेट ट्रैवल करें या तो फिर ट्रेड कर सके, तिजारत वगैरह कर सके। मेजर हाईवे एंड मोटरवेज, ठीक है, तो ये हमारे पास ये है हाईवे एंड मोटरवे। N5, N25, M2 और M3 मोटरवेज है, ठीक है। कहाँ कहाँ से कहाँ तक का है वो तमाम पूरे एरियाज यहाँ लिखे हुए हैं। मोटरवे के क्या जरूरी फायदे हैं? सबसे पहला स्पीड एंड सेफ्टी, ज़्यादा स्पीड आप उसमें जा सकते हो, जल्दी पहुंच सकते हो, और सेफ भी होता है ये, ठीक है। मोटरवे कम्युनिटी एसेस कंट्रोल फेंस बॉर्डर, ज़रा कभी आप में से कोई मोटरवे पे गया, मैं काफी टाइम पहले गई थी, तो वहां पे जो एक सीधी सीधी सड़क होती है, बस सीधी सीधी एक रोड चलती रहती है, और साथ साथ सारे बॉर्डर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। मतलब वहां पे सेफ्टी के थोड़ा वो होता है, और वहां पे इस रोड के में बिल्कुल भी जानवर वगैरह अलाउ नहीं हो सकते, जानवर जो है वो नहीं आ सकते, क्योंकि साइड पे फेंस लगे हुए होते हैं, ठीक है, यानी कि वो बाउंड्रीज बनी हुई होती है। अच्छा, उसके बाद स्पीड एक वहां पे होती है, ज्यादा से ज्यादा 120 किलोमीटर पर आवर जा सकते हैं। क्रॉस ट्रांस कोई आपको जो है वो नहीं कर सकता, मतलब पहले आपके आगे गाड़ी नहीं लगा सकता, इस तरह रुक नहीं सकता, ठीक है। और जिसकी वजह से एक्सीडेंट के कम होने के चांसेस भी हो जाते हैं, ठीक है। फ्यूल एंड टाइम सेविंग, एक तो साथ साथ आपका फ्यूल भी बचाता है और आपके टाइम की भी बचत करता है, ठीक है। जैसे कि रिक्शा, कार, गधा गाड़ी, ये तमाम चीजें वहां पर नहीं पाई जाती, वहां सिर्फ स्मूथ ड्राइविंग होती है, वहां पे आपका फ्यूल भी कम लगता है, और सिर्फ जो गाड़ियों वाले हजरात हैं या बसों वाले हजरात हैं सब वो जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, मोटरवे क्या करते हैं, मौजूद अभी मौजूदा जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है, जिसमें एम टैग है, यानी कि मोटर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन वो करता है, उसके पास कैमराज मौजूद है 24/7, और वो मोटरवे पे जो है सिक्योरिटी का, इमरजेंसी ब्रेकडाउन के जो भी होता है उन सबको ठीक करने के लिए जो है हर वक्त एक्टिव रहता है। उसके बाद डिफरेंस बताना है, एम सीरीज और एन सीरीज क्या होता है। एम सीरीज मोटरवे हाई स्पीड होते हैं, जिसमें 4 से 6 लेन मौजूद होती है, ठीक है, और कंट्रोल एंट्री एग्जिट पॉइंट होते हैं इसके, कोई भी स्लो व्हीकल अलाउ नहीं होती। एनसीज क्या होता है? ओपन एक्सेस होता है, रोड में कोई फेंसिंग नहीं होती, ठीक है, आप आराम से यहाँ से वहाँ एक शहर से दूसरी जगह तक जा सकते हो, और उसमें मिक्स होते हैं, यानी कि उसमें हर तरह की गाड़ियां मौजूद होती हैं, और फास्ट तो होती है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। इम्पैक्ट ऑन नेशनल रेट, क्या फायदा है ये मोटरवेज का हमारी तिजारत में? एन एनएचएस का जो नेटवर्क है, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, सी पैक का रूट है, ठीक है, तो ये हमारे बड़े ये जो रोड हैं ये लिंक करते हैं कराची से लेके गवादर तक, ठीक है, और गवादर से नॉर्दर्न पाकिस्तान यानी कि चाइना तक के रोडों को आपस में मिलाते हैं। क्यों किया जाता है? ताकि जस्ट जो हमारी गुड्स हैं, जो हमारी गुड्स तमाम चीजें हैं जो हमारे मुल्क से मंगवाते हैं, चाइना से मंगवाते हैं, तो हमारे मुल्क से वहां जा सके और वहां से हमारे मुल्क में आ सके, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं डिस्क्राइब फ्रॉम इरिगेशन, यानी कि आपाशी के निज़ाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लाजमी ये रख देते हैं। आपाशी के निज़ाम आपने बताना है पाकिस्तान में कैसा है, और कनाल के बारे में भी बताना है, कनाल का आपाशी का तरीका कैसा है, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं, पाकिस्तान जो है वो सेमी एरिड एरिड क्लाइमेट जोन, यानी कि हम उस जगह पे हैं जहाँ पे हम चारों मौसम देखते हैं, कभी बिल्कुल कम बारिश होती है, कभी बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। लेकिन बारिश का कम होना हमारी फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आर्टिफिशियल वाटरिंग ऑफ लैंड, यानी कि अगर आप जमीन को पानी देने मुख्तलिफ तरीकों से, जिससे हम आपाशी कहते हैं, यानी कि कुएं के जरिए, ट्यूबवेल के जरिए, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड, पुराने जमाने में किस तरह से आपाशी की जाती थी, तो बहुत पुराने तरीकों से रूरल एरियाज हमारे गाँव वगैरह में, दिस इंक्लूड द पर्शियन व्हील, वहाँ पे एक यूजिंग एनिमल टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स, ठीक है। पर्शियन व्हील कैसे हम कह सकते हैं कि गाय
गाय वगैरह, गाय बैल इस्तेमाल की जाती थी, जिसमें वो पानी भरकर कुएं से लाके उसमें डालते थे। ठीक है, करेज अंडरग्राउंड टनल्स बनाए जाते थे, जो कि आज भी बलूचिस्तान में जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, लिफ्ट पंप वगैरह यूज होते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, ये क्या होता है, इसमें हम पानी की बचत करते हैं और ज्यादा से ज्यादा पानी की एफिशिएंसी, यानी कि जितना पानी है उसको इस्तेमाल करके आइंदा आने वाले सालों के लिए भी स्टोर कर लेते हैं। इसमें ट्यूबवेल हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक और डीजल पंप के थ्रू ये पानी को क्या करते हैं, ट्यूबवेल पानी जमीन से पानी को निकालते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्प्रे करते हैं हम पानी को इस तरह, जैसे कि बारिश की जाती है, ड्रिप इरिगेशन, फीडिंग वाटर डायरेक्टली टू प्लांट रूट, डायरेक्टली पानी को जो है वो पौधों की जड़ों में डाल देते हैं। ठीक है, ताकि वो अब्जॉर्ब कर लें। कैनाल की सिस्टम हम पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मेथड है कैनाल सिस्टम, क्योंकि कैनाल क्या करता है, कैनाल बेसिकली जो हमारा दरिया होता है, दरियाई इलाके होते हैं, वहां से आप, ये झीलें होती हैं, वहां से आप एक लंबी लंबी लाइंस या फिर कह लें सुरंगें बनाई जाती हैं, सीधी सीधी बिल्कुल। अगर आप कराची से बाहर अगर कभी गए हो तो आपने देखा हो ट्रेन से जाते हुए अक्सर ये कैनाल पड़ती है। ठीक है, ये क्यों होती है, बेसिकली इसलिए होती है ताकि आपके जो पानी है वो आराम से आसानी के साथ आपकी फसलों तक पहुंच जाए। उसके बाद आते हैं सरफेस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। केनाल क्या कहते हैं, सबसे बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं दरिया के पानी को आपकी फसल तक पहुंचाने में। ठीक है, केनाल जो है पूरा साल आपका पानी जो है वो पहुंचाते हैं। और केनाल सप्लाई खरीफ की, while non-perennial canal supply water only during the summer crop season, खरीफ ओलव का नाम पढ़ सकते हैं, टर्निंग डेजर्ट इन फॉरेस्ट ग्रीन फील्ड। ठीक है, डेजर्ट अगर सहरा है, अगर वहाँ पे पानी मौजूद है तो वो भी हरियाली में तब्दील हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर वो इलाके जैसे कि पंजाब के और सिंध के वो ज्यादातर डेजर्ट्स में हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पे सहरा मौजूद है। कनाल क्या करता है, कनाल का पानी, वो पानी वहां से लेकर आया जाता है जहाँ पर दरिया मौजूद है, और वहां से वहां तक लाए जाते हैं जहाँ पे सहरा मौजूद है। ठीक है, तो वहां तक के पानी को सैराब करने के लिए हम बनाई कर आते हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा कह लें, फिर हम उस जमीन को फसलें उगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फसलें उगाने के बाद हम वहाँ से ठीक ठाक जो चीजें उगाते हैं वो बाहर में बेच के ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं, मुल्क की नीड के लिए पूरा कर सकते हैं। मिटिगेशन फ्लड डिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, कैनाल क्या करते हैं, कंट्रोल करता है दरिया के पानी को, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उस पानी को डाइवर्ट कर देता है, तब्दील कर देता है उसका रुख। ठीक है, ताकि सैलाब की सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। और वाटर शेविंग नेचुरली फ्रॉम लाइक कैनाल रिचार्ज अंडरग्राउंड वाटर टेबल कीपिंग द व्यू फंक्शन। कह रहे हैं कि पानी को इस तरह लेकर आना कैनाल के थ्रू, तो हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी बढ़ता चला जाता है, और ट्यूबवेल्स वगैरह भी हम इस तरह काम में ला सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी और आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन लाजमी करे होंगे। तो सेक्शन सी आपका वर्ल्ड और पाकिस्तान दोनों मैंने सॉल्व करवा दिया। अब इंशाल्लाह इसके बाद सेक्शन बी आपका चल रहा था वर्ल्ड वाले का। ठीक है, तो वो मैं पहले कंप्लीट करूंगी, उसके बाद मैं फिर पाकिस्तान का भी इंशाल्लाह आज ही अपलोड कर दूंगी। और आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है और चैनल क्लास में सब्सक्राइब करना है। और इंशाल्लाह आज रात को आपका मिड नाइट पेपर भी मैं अपलोड कर दूंगी। मिड नाइट इसलिए क्योंकि रात में ही वो पेपर आपका आता है, और उनमें से भी ठीक ठाक परसेंट चांसेस होते हैं, 80-90% चांसेस होते हैं कि वो आपका लाजमी लगता है। ठीक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अच्छा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।